तो अगली भस्मों की परीक्षा के अंतर्गत आती है निर्धूम परीक्षा। निर्धूम परीक्षा किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। निर्धूम का मतलब होता है कि जो भस्म अच्छी तरह से बनता है उसमें हम हीट देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का धूम नहीं आना चाहिए। समझो भस्म अपक्व रहता है तो उसमें हमको धूम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं कि निर्धूम परीक्षा क्या रहती है। अपक्व भस्म को अग्नि पे रखने से धुआं निकलने लगता है, ऐसा भस्म त्याज्य बताया है। त्याज्य का मतलब होता है वर्ज्य, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या जिसे हम यूज नहीं करते हैं, अतः उसे पूट लगाना चाहिए। पूट एक अग्नि देने की माध्यम है जिससे हम भस्म बनाते हैं। पूट से वो भस्म को किस प्रकार की अग्नि देना है हमें मालूम पड़ता है। जैसे कि महापूट है, उसमें टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। गजपूट है, उसमें 750 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसे अलग अलग फूट रसशास्त्र में बताया है जो भस्म पढ़ते समय हम देखेंगे और फूट प्रकरण पढ़ते समय देखेंगे। ऐसे भस्म को पुनः अग्नि पर रखने के बाद यदि धुआं नहीं निकलता है तो भस्म शुद्ध मतलब अच्छा तरह बना है ऐसे समझना चाहिए। तो देख लेते हैं निर्धूम किसे कहते हैं। निर्धूम में सबसे इंपॉर्टेंट है अपक्व भस्म को हमको अग्नि पे हीट देनी है। हीट देने के बाद उस भस्म से हमें किसी प्रकार का धुआं नहीं आना चाहिए। समझो धुआं नहीं आता है तो भस्म अच्छी तरह से बना है। भस्म अच्छी तरह से बनता नहीं है तो हमें उस भस्म से धुआं देखने को मिलेगा, जो बताता है कि वो भस्म अपक्व है। उस भस्म को हमें ज़्यादा पोड़ देने की मतलब ज़्यादा हीट देने की और ज़रूरत है। तो आगे बता है आचार्यों ने कि निस्वादु परीक्षा। निस्वादु का मतलब होता है किसी भी भस्म को, स्वादु का मतलब होता है उस भस्म का रस क्या है, टेस्ट क्या है। कोई भी भस्म हम जीभ के ऊपर लेते हैं तो उसी को किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं चाहिए, वो मधुर भी नहीं चाहिए, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय, ये षड रसों में से कौन सा भी रस उसको नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है कि वो भस्म हम टंग के ऊपर रखते हैं उसको किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं चाहिए। किसी प्रकार का टेस्ट नहीं रहता है तो भस्म अच्छी तरह से पक्व हुआ ऐसा हम समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आगे आचार्यों ने बताया है कि निश्चंद्रत्व परीक्षा। निश्चंद्रत्व परीक्षा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। निश्चंद्रत्व एक ऐसी परीक्षा है जिसके अंतर्गत हमें कुछ भस्म टेस्ट करने को मिलते हैं। जैसे कि रजत भस्म है, रजत भस्म पूरी तरह से बनता है तो उसमें हमें किसी प्रकार का ब्राइटनेस या शाइनीनेस नहीं चाहिए। उसे वही परीक्षा अभ्रक भस्म को भी लागू पड़ती है। अभ्रक भस्म जब बनाते हैं, अभ्रक महारस के अंतर्गत एक द्रव्य है जिससे हम पूड़ दे के भस्म बनाते हैं। अभ्रक भस्म बनाने के बाद उसमें भी हमें ब्राइटनेस, शाइनीनेस या चांदनी नहीं दिखनी चाहिए। चांदनी दिखते हैं तो भस्म अपक्व है ऐसा हमें ग्रहित धर के उसको और शास्त्रोक्त पूर्ण देना चाहिए। अभ्रक भस्म हम क्लिनिकली पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं, रसायन बल के भी यूज कर सकते हैं, मेद्य बल के भी यूज कर सकते हैं, और ऑल ओवर द बॉडी इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी यूज कर सकते हैं। अभ्रक भस्म का हम अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। वो जब हम अभ्रक भस्म पर्टिकुलरली क्लिनिकली एस्पेक्ट से पढ़ेंगे आप तब और डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। रजत भस्म भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ब्रेन टॉनिक बोल के एक्ट होता है। उसके अलावा वो रसायन का भी काम करता है, अपने बॉडी को इम्यूनिटी देता है, और जो कुछ अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं और जो नर्व डैमेज के डिसऑर्डर्स रहते हैं उस कंडीशन में भी हम रजत भस्म यूज कर सकते हैं। रजत भस्म का यूज करने से हमारे जो नर्व के सेंसेशन हैं प्रॉपर तरह से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीआरटी का कंडीशन है जिस कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है, उस कंडीशन में हम नर्व को बल देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए रजत भस्म का उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चंद्रत्व से हमें इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल कि जो भी भस्म बनता है उसमें शाइनीनेस, ब्राइटनेस या चकाकी हमें नहीं चाहिए। समझो चकाकी देखने को मिलती है तो भस्म अच्छी तरह से बना नहीं है फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान में रखना है। समझो हम सचंद्र भस्म खाते हैं या अपक्व भस्म खाते हैं तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स हो गए, किडनी में जैसे कि क्रिएट लेवल बढ़ना, यूरिन आउटपुट कम होना, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें भस्म अच्छी तरह से पूर्ण दे के पक्व करके ही यूज करना चाहिए फ्रेंड्स। तो अभी और एक आचार्य बताते हैं कि लघुता। लघुता का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, लघुता का मीनिंग होता है कि वो जो भस्म बनता है वो लाइट वेटेड चाहिए, उसमें
हेवीनेस नहीं चाहिए। जो भी भस्म हम बनाते हैं प्रॉपरली बनने के बाद हम उसको हाथ में लेते हैं तो उसे हमें उसमें लाइटनेस दिखना चाहिए। लाइटनेस हम वाटर के ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम भस्म बनाते हैं तो किसी ग्लास में वाटर लेना है, उसके ऊपर भस्म छिड़कना है, जिसमें वो भस्म लाइटनेस रहता है, वेट में लाइट रहता है तो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। जब भी कोई भी वस्तु अपने वेट में लाइट होती है तभी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। समझो वेट में हेवी रहती है तो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, ये वाटर में नीचे बैठ जाती है। जो भस्म अच्छी तरह से बना रहता है वो भस्म वाटर के सरफेस के ऊपर तैरता है। वो उसका मीनिंग है कि वो भस्म लाइट वेटेड है। ऐसे आचार्य को लघुता से बनाना है। तो एक बार देख लेते कि लघुता के अंतर्गत क्या आता है। धातुएं तो जल से कई गुना भारी होती है, फिर भी धातु भस्म अग्नि संयोग और मर्दन करने से हल्की हो जाती है। अतः कहा जाता है कि धातु भस्म मर्दन और अग्नि संयोग से हल्की हो जाती है। यहाँ पे बताया है कि भस्म जब बनाते हैं हम तब हम मर्दन, जो परिभाषा पहले देखी थी जिसमें हम मिक्सिंग का उल्लेख करते हैं, अग्नि संयोग जिसे हम पुट कहते हैं, ये संस्कार करने की वजह से जो मूल धातु है वो वेट में लाइट हो जाते हैं और वो फ्लोट होते हैं वाटर सरफेस पे। ओके फ्रेंड्स, तो जो भस्म लाइट वेटेड रहते हैं वो अपने ब्लड में अच्छी तरह से डिजॉल्व होते हैं और अपनी एक्टिविटी फास्टली दिखाते हैं, जिससे हमें भस्म का रिजल्ट जल्दी देखने को क्रोनिक कंडीशंस में मिलता है। यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि लघुता कंसेप्ट पर्टिकुलरली मॉडर्न कंसेप्ट से कैसे कोरिलेट करना चाहिए। समझो वाटर है तो वाटर में एक प्रकार का सरफेस टेंशन रहता है, जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ समझो हम वाटर के ऊपर डालते हैं तो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। सरफेस टेंशन का मतलब वाटर उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है। फोर्स क्रिएट करने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो है एक में हर एक के साथ, एक जन के साथ बॉन्ड करके क्रिएट रहते हैं, बॉन्डिंग बना के रहते हैं। तो कभी भी कोई भस्म डालते हैं तो उसके ऊपर फ्लोट होता है। उसका मेन रीजन बताया है सरफेस टेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही बताया है कि आचार्यों ने कि वाटर में जो कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं परस्पर आकर्षण उनमें रहता है, जिसके कारण जल पृष्ठ के समस्त अणु एक दूसरे के ऊपर परस्पर खिंचाव और बंधन में रखते हैं। परस्पर बंधन और खिंचाव होने के कारण ही जो कुछ हेवी मेटल्स रहते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम मॉडर्न की कंसेप्ट में सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन के कारण वो जो भस्म है वाटर के ऊपर फ्लोट होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं हमने जान लिया। सरफेस टेंशन की वजह से वो भस्म वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भस्म अच्छी तरह से नहीं बनते वो वेट में हेवी रहते हैं, इसलिए वो वाटर के सरफेस के ऊपर नहीं तरंगते, नहीं फ्लोट होते, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम अमृत भस्म कहते हैं। असम्यक मृत भस्म जल में डूब जाती है। ओके फ्रेंड्स, मृत भस्म बोले तो जो भस्म अच्छी तरह से बनी है, अमृत बोले तो जो भस्म अच्छी तरह से नहीं बनी है। अब यहाँ पे एक परिभाषा आई है, अमृतीकरण। अमृतीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अमृतीकरण एक ऐसी परिभाषा है जिसमें धातुओं की भस्म करने पर उसमें रहे शेष दोषों को संस्कार किया जाता है और उसे हम अमृतीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अमृतीकरण क्या रहता है। अमृतीकरण एक ओवरऑल एक कैटलाइजिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को यूज करके हम जो कुछ भस्म बना है उसके वर्ण में भी चेंजेस ला सकते हैं, उसके पोटेंसी में भी चेंजेस ला सकते हैं। उसमें कुछ असम्यक दूषित दोष रहते हैं उसको दूर करते हैं। वो ओवरऑल अमृतीकरण प्रोसेस के फायदे। पहला फायदा हो गया फ्रेंड्स, वो भस्म का हम कलर चेंज कर सकते हैं, वो भस्म की पोटेंसी चेंज कर सकते हैं। पोटेंसी चेंज करना मतलब उसकी पोटेंसी हम बढ़ा सकते हैं और उसका डोसेज भी कम कर सकते हैं। और वो भस्म जो है वो अपक्व रहता है तो हम उसे पक्व बनाने के लिए सिद्ध करते हैं। ये 4 बेनिफिट्स बताए हैं अमृतीकरण प्रोसेस के। कोई भी भस्म बनाने के बाद पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स बताए हैं, उसके भावना दे के हम अमृतीकरण संस्कार करते हैं, जिसकी वजह से वो भस्म की पोटेंसी बढ़ती है, उसका डोज रिड्यूस होता है, जिसकी फलस्वरूप अपने को वो भस्म का डोसेज कम मात्रा में कम दिनों के लिए लगता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये ओवरऑल हो गया भस्म की 11 प्रकार की